नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज में प्रश्नों की और कई सारे बेहतरीन लेवल के प्रश्न लेकर आए हैं और डिस्कस करेंगे इनके बेहतरीन तरीके। कोई इस तरह के तरीके नहीं, देखो दो तीन तरीके तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा साथ में हर तरह के प्रश्नों में, है ना। लेकिन जो तरीके बेहतरीन होंगे उसको समझ तभी पाओगे जब अभी तक की सारी क्लासेस कर चुके हो। तो इसीलिए इस क्लास को करने से पहले उम्मीद यही है कि सारी की सारी क्लासेस पढ़ चुके हो गए। तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक प्रश्न को बहुत ध्यान से। देखो पहला प्रश्न यहां पे कहा गया है क्या, इसको पढ़ो और जरा वीडियो को एक बार पॉज करो और देखो कि आप इस प्रश्न का हल कर सकते हो बिना सॉल्यूशन देखे, और करते हो तो कैसे करते हो, और जैसा मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं क्या उससे कुछ मैच कर रहा है या उससे डिफरेंट है। ठीक है। एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 756 रुपए और साधारण ब्याज 720 रुपए है। ये कुछ नहीं है, ये कटी लाइन, इसको हटा दो, है ना। ये लाइन कुछ नहीं है। निवेशित किया गया है 900 रुपए, ये सब कुछ नहीं है, ये फालतू में लिखा हुआ है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कितनी होगी। अब जरा समझना, अगर मैं यहां पे बोल दूं कि मुझे सीआई 2 साल का दिया है, 2 ईयर सीआई कितना दे रखा है, 756 रुपए। ठीक है। और मुझे 2 ईयर का एसआई दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 720 रुपए। तब इसको मैं हल कैसे करूंगा जरा समझना। 2 साल का सीआई, एक बात तो पता है ना कि प्रत्येक वर्ष का एसआई बराबर होता है, यानी जो एसआई पहले साल होगा वही एसआई दूसरे साल होगा। तो मैं सबसे पहले एसआई की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। पहले साल और दूसरे साल का दोनों का एसआई बराबर होगा, तो टोटल 720 रुपए एसआई मिला है मुझे। इसका मतलब पहले साल 360 रुपए मिला होगा, तो अगले साल भी 360 रुपए मिला होगा, तभी तो 720 हो गया। इतनी बात तो समझ रहे हो। दूसरी बात अगर मैं यहां पे करूं सीआई की, तो सीआई के बारे में भी पता है, पहले वर्ष का एसआई और सीआई बराबर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही मूलधन पर प्राप्त किए जाते हैं। तो पहले साल अगर 360 रुपए एसआई है तो पहले साल 360 रुपए सीआई भी होगा। और पहले साल का एसआई से ही बराबर क्यों होता है, क्योंकि मूलधन पर मिलता है। इसका मतलब ये मूलधन पर मिला होगा, कुछ मूलधन होगा, उस मूलधन पर ब्याज मिला 360 रुपए। तो इसी मूलधन पर यह भी ब्याज मिला है, कितना, 360 रुपए। अगर एसआई सीआई में 360 रुपए मूलधन पर मिल रहा है तो अगले साल भी 360 तो मिलेगा ही मिलेगा मूलधन पर। तो देखो 720 तो हो गया, 756 था, कितना एक्स्ट्रा बच गया, 36 रुपए। इसका मतलब अगले साल 36 रुपए और मिला है। तो 2 साल की बात कर ली हमने यहां पे। बात तो समझ में आ रही है। अब देखो ये 360 और ये 360 तो मूलधन पर मिले हैं, लेकिन ये जो 36 मिला है एक्स्ट्रा, ये कहां पर मिला है, ये पहले साल का ब्याज है। यानी पहले साल के ब्याज 360 पर 36 रुपए ब्याज मिला है, ब्याज पर ब्याज, है ना। तो ये तो जानती हो ना, ब्याज पर ब्याज, इसी को तो सीआई बोलते हैं। इसका मतलब ये 36 रुपए कहां मिला, 360 पर। तो केवल इतना निकाल लो, ये 36 जो है 360 का कितना परसेंट है, कितना आ गया, 10%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट। अरे समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही प्रश्नों को हल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन लेवल के प्रश्न आज हैं सारे के सारे। देखो उदाहरण संख्या की बात 5 की बात कर रहे हैं। 15,494 रुपए को ए और बी में इस प्रकार बांटे कि 20% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से बराबर हो जाए तो ए का हिस्सा क्या होगा। पहली बात तो ये सीआई की बात कर रहा है और टोटल 15,494 रुपए था मेरे पास। ठीक है। इसको 2 लोगों में बांटा, एक तो दिया ए भाई साहब को, एक दिया बी भाई साहब को। अब जरा समझो, पहले मैं कंसेप्ट जरा समझा दूं, हालांकि इस तरह की बात हम कर चुके हैं पहले। मान लो इनको दिया x रुपए और इनको कितना दिया y रुपए। ठीक है। तो पहली बात तो यह कि ये x प्लस वाई कितने के बराबर होगा, तो 494 के, ये 15,494 के। ठीक है। इनको दिया 20% पर, तो इनको भी दिया 20% पर। इनको दिया 9 साल के लिए, इनको दिया 11 साल के लिए। ठीक है। यहां से जो अमाउंट निकला मिश्रधन और यहां से जो मिश्रधन निकला, दोनों बराबर हो गए। मिश्रधन की बात करना है तो इनका मिश्रधन कैसे निकालते हो आप,
अब बोलोगे कि ये x रुपए दिया, 1 प्लस r/100 यानी 20/100 पूरे की पावर 9। ये मिश्रधन बराबर हो जाएगा दूसरे वाले का पार्ट कितना, y ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 पूरे की पावर कितना 11। ऐसे ही तो करते हो, यहां से x और y का रिलेशन निकाल सकते हो। x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस r/100 की पावर 11 को अगर मैं पावर 9 से डिवाइड करूंगा तो घट जाएगी पावर 2 हो जाएगी। तो इसको मैं काट के लिख दूं तो ये हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 1 6/5, 6/5 की पावर 2 तो हो जाएगा ये 36 और ये 25। बोलो इतनी बात कर पाओगे। अब x का अनुपात 36 है और y का अनुपात 25 है, तो आपको 36-25 के अनुपात में क्या करना है, डिवाइड करना है। अरे बोलो बात समझ में आ रही भाई, 36 और 25 के अनुपात में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो रही बात। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है हमें इस बात को समझना है। x और y का अनुपात कितना आ गया 36/25। अगर मैं यहां से इस प्रश्न को हल करूं तो मैं ये बोल सकता हूं a का हिस्सा कितना होगा, तो बोलोगे कि 36 पार्ट a का हिस्सा होगा। कितने पार्ट में से, तो 61 पार्ट में से। टोटल पार्ट कितना है 15,494। क्या आप इसको आसानी से हल नहीं कर सकते, बड़े आसानी से कर सकते हो। इतनी बात तो समझ में आ गई ना यहां से। चलो अब अगर मैं ये बोलूं कि इस प्रश्न को और किस तरीके से हल किया जा सकता है, ये सब तामझाम ना करना पड़े तो जरा समझो। मैं ये बोल रहा हूं यहां पे भैया कि देखो 15,494 रुपए को 2 लोगों में बांटना था। इन 2 लोगों के वर्ष में अंतर कितना है, तो एक को 9 वर्ष के लिए दिया गया, एक को 11 वर्ष के लिए, यानी 2 साल का डिफरेंस है वर्षों में। इसका मतलब कि जो हमारा रेट परसेंट होगा वो स्क्वायर में डिफाइन होगा। देखो रेट परसेंट है 20%, हूं 20% की, तो 20% का रेशियो मान कितना होता है 1/5। ठीक है, इसका मतलब 5 से हो जाएगा 6। तो ये क्या है, ये मूलधन है और ये क्या है, ये मिश्रधन है। 5 से 6 हुआ, ठीक है। लेकिन दोनों के वर्षों में अंतर कितना है, 2 वर्ष का। इसका मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 से 36। ये हो जाएगा 25 से 36, ठीक है। अब देखो 25 से हुआ 36, अब दोनों को बराबर करना है तो मुझे दोनों के अनुपात को बस पलट देना है। क्योंकि इतना तो समझ सकते हो ना कि भाई ए और बी की अगर हम बात करें तो एक 9 वर्ष में भी उतना ही दे रहा है जितना बी 11 वर्ष में दे पा रहा है। इसका मतलब ए का हिस्सा ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर ए का हिस्सा ज्यादा होगा तो बताओ 25 और 36 में ज्यादा कौन है, 36 ज्यादा है। ए का हिस्सा हो गया 36 बटे टोटल हिस्सा कितना 61%। निकालने के लिए इसके लिए टोटल मान निकालने के लिए 15,494 से गुणा कर दो। ये समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। देखो ए का हिस्सा मैंने कितना बोला 36 रेशियो, बी का हिस्सा कितना हो गया 25 रेशियो। ये मैंने कहां से निकाला, एक्स वाई मान के नहीं निकाला मैंने क्या बोला कि टोटल 5 और 6 का अनुपात बना, जिसमें से अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 25-36 का अनुपात होता। तो किसका हिस्सा बड़ा होगा, ए का या बी का, तो सीधी सी बात है यहां पे ए का हिस्सा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ए 9 साल में ही उतना पैसा रिटर्न कर रहा है जितना बी 11 साल में रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ए का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। ए को जितना पैसा दिया गया वो ज्यादा है, तभी तो उस पर ज्यादा ब्याज मिला है। बात समझ में आ रही है। तो इसका अनुपात अगर हम देखें तो 36 जो है वो बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है। अगर 36 बड़ा होगा तो फिर कैसे हल करेंगे इस तरह के प्रश्न को। अब देखो प्रश्न को मैं आपको डायरेक्ट हल करना सिखा रहा हूं, जरा ध्यान देना। यहां से अगर मैं बोलूं कि 20% का रेशियो मान कितना होता है, तो क्या बोलोगे, होता है 1/5। ठीक है, 1/5 की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरा मूलधन 5 रुपए है तो मुझे 1 साल के बाद 6 रुपए वापस मिलेगा। तो ये क्या है, ये मूलधन है और ये क्या है, ये मिश्रधन है। अच्छा आप बताओ अगर 1 साल में मुझे 5 से 6 रुपए मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि 9 और 11 में 2 का अंतर है ना, तो 2 साल में स्क्वायर में अंतर मिलेगा, यानी 25 से मिलेगा 36। बात समझ में आ रही है, 25 से मिलेगा 36 में। बात समझ में आई। अब जरा ये बताओ मुझे, अब इसी में से कोई एक हिस्सा ए का है और कोई एक हिस्सा बी का है। आप ये बताओ ए को 9 साल के लिए उधार दिया गया है और बी को 11 साल के लिए, तो ए 9 साल में ही उतना पूरा पैसा रिटर्न कर दे रहा है
जितना बी रिटर्न करने में 11 साल लगा रहा है, इसका मतलब ए को पैसा ज्यादा दिया गया है। तो अब बताओ 25 और 36 में ज्यादा कौन है? 36 ज्यादा है। इसका मतलब हो गया कि जो ए का पार्ट है वो 36 होगा और बी का पार्ट कितना होगा? 25 होगा। अरे बात समझे? यानी इनको पैसा किस अनुपात में मिला? 36 अनुपात 25 के अनुपात में। ठीक है, ये आप डायरेक्टली समझ लो। अगर इतना नहीं करना चाहते तो आप इनके अनुपात को जस्ट रिवर्स कर दो। तो टोटल हिस्सा कितना? 61 रेशियो। टोटल हिस्सा कितना था? 15,494। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 254। तो 36 ए का हिस्सा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 गुणे 254। तो मेरे ख्याल से इसको तो आसानी से निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना पड़ा, केवल ये रेशियो मान से आसानी से प्रश्न हल हो गया। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब ये तो बड़ा लाजवाब सा प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? लाजवाब, है ना? क्यों लाजवाब है? क्योंकि इस प्रश्न में दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन, साधारण ब्याज से 1 वर्ष का मिश्र धन का अनुपात 6:5 है। सबसे पहले तो मैं अनुपात पे चल रहा हूं साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज का 1 वर्ष का मिश्र धन, अगर मैं 1 वर्ष के मिश्र धन की बात करूं तो ये मूलधन इसमें जुड़ा होगा, साथ में 1 वर्ष का साधारण ब्याज जुड़ा होगा, और ये कुल कितना है? 5 रुपए। आप एक बात तो जानते हो ना, पहले वर्ष का एसआई और सीआई बराबर होता है। तो भाई सीधी सी बात, अगर मूलधन भी दोनों का सेम है तो पहले वर्ष का एसआई का जो मूलधन होगा यानी चक्रवृद्धि जो मिश्रधन होगा और साधारण जो मिश्रधन होगा दोनों बराबर होंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं पहले साल की बात करूं तो पहले साल का मूलधन और साथ में अगर मैं 1 वर्ष के सीआई की बात करूं, 1 वर्ष का सीआई, तो भी ये 5 ही रुपए होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि पहले साल का एसआई सीआई तो बराबर है। जब दोनों का मूलधन भी बराबर है, एसआई सीआई बराबर, इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, क्योंकि ये क्या है? ये 5 ही तो है। अब देखो 2 साल का कितना हो गया? 6 हो गया सीआई। इसका मतलब कि 1 रुपए ब्याज मिल गया अगले साल। भाई 2 साल के सीआई में क्या जुड़ा होगा? मूलधन जुड़ा होगा, साथ में 2 वर्ष का सीआई जुड़ा होगा। तो भाई 1 साल का सीआई तो हमने 5 में ऐड ही कर दिया, तो अगले साल जो सीआई मिला दूसरे वर्ष वो 1 ही रुपए रहा होगा, तभी तो ये 6 हो गया। 5 और 1 6। इसका मतलब ये 1 रुपए जो सीआई मिला वो इसी मिश्रधन पर ही तो मिला है, क्योंकि सीआई कहां मिलता है? मिश्रधन पर। तो ये 1 रुपए मिला 5 पर, तो इसका मतलब 1/5 भाग मिला। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा 20% प्रश्न का उत्तर। अरे समझे? तो ये ओरल प्रश्न होते हैं, इनको डायरेक्ट कर सकते हो। 5 से बढ़ा 1 1 हो गया, 1/5 गुणे 100 यानी 20%। आगे बढ़ते हैं। किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 410। उस पर पूछा है कि ये बताओ चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, साधारण ब्याज कितना होगा? देखो यार, एक सीधी सी बात है, अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो 5% 2 साल का कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे, इक्विवेलेंट निकाल लो, क्या दिक्कत है? तो ये 5% का मतलब हो गया भाई 5 + 5 + 5 गुणे 5/100। 5 5 10, 25/100 यानी कि 4। तो 10 + 1/4 कितना हो गया? 41/4। ये सीआई है, क्या है? सीआई है। एसआई की बात करें, 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, तो सीआई कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, हमें 10% की वैल्यू निकालनी है। 41/4% की वैल्यू दे रखी है 410 बराबर 410 रुपया। 1% बराबर कितना? ये हो जाएगा 40 रुपया। तो 10% बराबर कितना? 10 गुणे 40 यानी 400 रुपए। प्रश्न का उत्तर ये लो। अरे समझ रहे हो ना? 15,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? जबकि ब्याज छमाही दे हैं, छमाही दे हैं, तो जो ये रेटवा है ना, ये सीधा सा क्या हो जाएगा? आधा, यानी 5%। और पहले 6 महीने पे 5% और अगले 6 महीने पे 5%। बात समझे? अब कैसे भी निकाल लो, 2:1 से निकाल लो तो भी निकल जाएगा, जिससे मन करे उससे निकाल लो।
15,000 का 5% निकालना है 2:1 से, तो कितना हो गया 15,000 का 5%, 750 यहां लिख लिया। 750 का 5% अगर निकाल लो तो 750 गुणे 5/100, एक एक जीरो कट गया, 5 दूना 10 आ गया 75/2 यानी कि 37.5%। ये 1500, ये 37.5 हो गया 1537.5। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको किस में जोड़ना है? 15,000 में जोड़ दो भैया, हो गया 16,537.50, ऑप्शन सी पार्ट। अरे समझे कि नहीं बबुआ? चलो आगे। 5,046 के दो भागों में बांटकर पहले 3 वर्ष को, दूसरे 5 वर्ष के लिए 5% की दर से कर्जा दिया गया, दोनों का मिश्रधन समान है। इस तरह का एक प्रश्न भी आगे किया है। 5% की दर है, रेट परसेंट कितना हो जाएगा? 5/100 यानी कि 1/20। इसका मतलब 1/20 की अगर हम बात करें तो पहले साल 20 का, तो अगले साल जो 1 साल बाद मुझे मिश्रधन मिलेगा वो 21 का मिलेगा। ठीक है, तो 20 से हुआ 21, 20 से अगर 21 हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि अगली बार कितना होगा भाई? 2 साल का डिफरेंस है, 3 साल का, 5 साल का है, 2 का डिफरेंस, तो स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। तो जो रेट परसेंट है उसको पलट दो। इसका मतलब पहले वाले का जो हिस्सा, जो 3 साल वाला है, उसका हिस्सा कितना? 441, और दूसरे वाले का हिस्सा कितना? 400। ऑप्शन डायरेक्ट लो, बी पार्ट। अब बोलो ये कैसे हो गया भैया? दूसरा वाला जो नंबर होगा वो 400 से कटेगा, तो 400 से ना तो ये कटेंगे, ना ये कटेंगे, ना ये कटेंगे, यही तो कटेंगे 400 से केवल। तो प्रश्न का उत्तर मिल गया। हल कर लेते हैं। देखो 441 और 400 टोटल दोनों का हिस्सा है, तो दोनों का मतलब कितना हो गया? 841। 841 की वैल्यू कितनी है? 5,046। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 की हो जाएगी 2400। 2400 इसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको। 441 की वैल्यू निकाल लो, तो 441 गुणे 6 ये हो जाएगा। अरे समझ गए बात? चलो आगे। 12,000 को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज के रूप में दिया जाता है तथा यह तय किया जाता है कि पहले वर्ष के लिए वार्षिक दर 5%, अगले 2 वर्षों के लिए 10%, अंतिम वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% है। भाई देखो सीधी सी बात है, ये 12,000 रुपया है, इसको पहले साल कितना दिया गया? 5% की दर पर। रेशियो मान बता दो, 1/20। इसका मतलब 20 मूलधन, तो 21 क्या हो जाएगा? मिश्रधन, गुणा कर दो इससे। अगला, अगले 2 साल के लिए 10%, 10% का मतलब 1/10, तो पहले साल 10, अगले साल 11। ये पहले साल के लिए हुआ, अब ये दूसरे साल के लिए हो गया। अरे बोलो समझ में आ रही है? तो ये मिश्रधन ही तो है। फिर अगला क्या है? 20% मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 ये, तो 1 ये जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको तो हल ही कर सकते हैं। 1 2 3 जीरो कट गया, कट गया। 5 दूना 10 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब दशमलव में आंसर आएगा ही आएगा। तो कितना आ गया? 12 गुणे 21 गुणे 11 गुणे 11 और गुणे 6 और डिवाइड बाई 10। बात समझे? अब देखो सीधी सी बात है, या तो पूरा हल कर लो, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक में दशमलव लग जाएगा, या फिर आप चेक कर लो कि भाई 12 का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 में 3 आता है, तो 3 और 21 में भी 3 आता है, इसका मतलब 9 से कटने वाला नंबर होगा। तो चेक करते हैं, 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 5 2 7 1 8 नहीं कट रहा, ये गलत है। 6 2 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 5 2 7 नहीं कट रहा, ये गलत है। 9 कट गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 1 नहीं कट रहा, गलत है। 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। डिविजिबिलिटी, बात समझ में आ रही है? इसको इतना कौन गुणा करेगा भैया बैठ के, इतना टाइम थोड़ी ना होता है। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए ये पार्ट पूरा? अब ये प्रश्न देखो, 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के बाद वार्षिक तथा अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर अगर गणना करें तो उनका अंतर कितना होगा? भाई देखो 4% है, ठीक है। अगर हम वार्षिक आधार पर देखेंगे तो पहले साल तो 4% देंगे देंगे, अगले साल 2% देंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ पे? तो 4 + 2 + 4 गुणे 2/100, ऐसे तो निकालते हैं सीआई पे। 6 और ये हो गया 8/100 यानी कि 6.08, इतना परसेंट ब्याज यहां से मिलेगा। अगर मैं छमाही वाले की बात करूं तो देखो 1.5 साल है ना, तो पहले 6 महीना, अगले 6 महीना, अगले 6 महीना, 3 बार होगा, और ये 2%, ये 2%, ये 2%,
तो 4.04% हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुणे 2/100। ये कितना हो गया 6.04, और प्लस देखो ये कितना हो जाएगा 8.04 और 100 से डिवाइड कर दो, 8.08 और बटे 100। तो एक अंक पे खिसकेगा एक अंक, यानी 0.0808। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा 6 पॉइंट। एक काम करो ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। अब मुझे ये रेट परसेंट और ये रेट परसेंट का डिफरेंस ही तो लेना है। डिफरेंस ले लो, ये कितना हो गया, या इसको जोड़ ही लेते हैं। आओ, ये हो जाएगा 0.1208। ये टोटल सीआई, ये टोटल एसआई, दोनों का रेट परसेंट ले लो, या ये वार्षिक वाला बोल सकते हो और ये अर्धवार्षिक वाला। कितना डिफरेंस आ गया 6.0800। ये हो जाएगा 0.0408% का डिफरेंस। 5000 का परसेंट निकाल लो, 5000 गुणे 0.0408 और बटे 100। ये दो जीरो कट गया, एक जीरो से इससे उड़ गए, यहां पे दशमलव आ गया 5 गुणे 0.408। 5 चौका 20 आ जाएगा ना, 2.04। ये प्रश्न का उत्तर है। चलिए भाई, बात करते हैं अब इस प्रश्न की। जरा देखिए, एक दुकानदार 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि निवेश करता है और 3 वर्ष के बाद 900 ब्याज प्राप्त करता है। यदि ब्याज प्रत्येक वर्ष संयोजित होता, ध्यान देना अब यहां पे, ब्याज प्रत्येक वर्ष संयोजित होता, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, ये जो सेंटेंस है ना, इसने आपको ये बता दिया कि ये सीआई बन गई अब यहां से। लेकिन ये क्या है, ये 6% की दर से साधारण ब्याज पर 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 900 रुपए है। ठीक है, यदि ब्याज प्रत्येक वर्ष संयोजित होता, मतलब अब वो सीआई की बात कर रहा है आगे, तो उसी राशि पर, जिस राशि पर ये 900 रुपए 3 साल में मिला है, ठीक है, किस दर पर, 6% पर, कितने समय में, 3 समय में, तो कितना अधिक ब्याज मिलता अगर ये सीआई पर होता। मतलब समझो क्या है, कोई राशि है हमारे पास, ठीक है, उस राशि पर हमें 3 साल के लिए ब्याज मिला, 3 साल के लिए 6% पर 900 रुपए का ब्याज मिला। ठीक है, कोई राशि होगी इतनी अमाउंट। कह रहा अगर इसी राशि पर हम 3 साल की बात करें, 6% की ही बात करें, लेकिन सीआई की बात करें, ये क्या है, ये तो एसआई है ना, अगर हम सीआई की बात करें तो बताओ ब्याज कितना होगा या कितना अधिक होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अब देखो, इस प्रश्न को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन भी सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा, जरा ध्यान देना। अब देखो, बाकी के तरीकों की अगर मैं बात करूं, पहले तरीके की, जैसे मान लो आप में से कुछ लोग होंगे बोलेंगे सर एक काम करिए, पर रेशियो से कर लीजिए। तो रेशियो से अगर करेंगे तो देखो 6% का रेशियो मान कितना होता है, 6/100 यानी 3/50। यानी अगर 50 रुपए मेरा मूलधन है तो 3 रुपए उस पर ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 53 रुपए हो जाएगा मिश्रधन। ये 1 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 3 साल की बात करेंगे तो मूलधन तो 50 ही रहेगा, मूलधन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता एसआई में। लेकिन सीआई कितना, लेकिन जो ब्याज मिलेगा 1 साल का, अगर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 3 साल का मिलेगा कितना, 9 रुपए, यानी ये 59 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई अगर ये एसआई है तो यहां से 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 9 की वैल्यू कितनी है, यहां पे 900 है, तो 1 की वैल्यू 100, तो आप यहां से मूलधन निकाल लोगे, 5000 रुपए आ जाएगा। इस मूलधन पर 6% पर 3 साल का आप सीआई निकाल लोगे, जो भी सीआई आएगा उसको आप इस 900 में से माइनस कर दोगे, आपका प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तरीका लंबा नहीं दिख रहा? कुछ लोग और दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे चलो एक काम करते हैं, ये 50-53 है, इसको 3 साल की बात कर रहा है तो क्यूब कर लो, 50 का क्यूब 53 का क्यूब भाई, क्योंकि 1 साल का 50-53 का रेशियो, तो 3 साल में क्यूब का रेशियो हो जाएगा। 50 का क्यूब तो निकाल लोगे 125,000, इसका क्यूब इतनी आसानी से निकाल लोगे क्या? नहीं, प्रश्न लेंदी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? करेंगे क्या फिर? अब बोलोगे चलो एक काम करते हैं, यहां पे इक्विवेलेंसी लगा देते हैं, तो भाई 6% का 3 साल का इक्विवेलेंट निकाल लो। अगर हम एसआई की बात करें तो 1 साल में रेट कितना है, 6% है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 18%। तो एसआई तो हमें 18% मिल गया, लेकिन सीआई कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंसी से। तो पहले 2 साल का निकालो, 6 + 6 + 6 गुणे 6/100, यहां से जाएगा 12.36। अब इसको 6 के साथ इस्तेमाल करो,
बताओ, आसान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भाई करेंगे क्या? ये सब तो तरीके कैलकुलेटिव हो गए ना। रेशियो पे जिनको बड़ा नाज था, रेशियो भी कैलकुलेटिव हो गया। जिनको नाज था कि हम इक्विवेलेंसी से कर लेंगे, वो भी कैलकुलेटिव हो गया। जो लोग करना चाहते हैं नॉर्मल तरीके से, वो लेंदी हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर, जरा समझो। अब ध्यान देना मेरी बात का। मैं अगर एसआई की बात करूं, एसआई 3 साल में कितना हो रहा है? 900। रेट परसेंट वही है, तो मुझे रेट परसेंट की जरूरत ही नहीं है। जब 3 साल में 900 हो रहा है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा? 300। ये 300 रुपए कहां मिला होगा? अगर मेरे कंसेप्ट को ध्यान से सुने हो तो बहुत आसानी से कर लोगे। बताओ, यहीं पर तो मिला होगा, क्योंकि एसआई कहां मिलता है? मूलधन पर। अब जरा सीआई को ध्यान से सुनना। सीआई क्या होता है? ब्याज पर ब्याज होता है ना। तो देखो, अगर मैं 3 साल के सीआई की बात करूं, ठीक है, तो रुको इधर बनाते हैं थोड़ा सा। देखो, ये पहला वर्ष हो गया सीआई का, ये दूसरा वर्ष हो गया सीआई का, और ये तीसरा वर्ष हो गया सीआई का। ठीक है, पहले साल कितना सीआई मिलेगा? 300। ये 300 रुपए मूलधन पर मिल रहा है, तो 300 तो हर जगह मिलेगा। यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। 300 तो मिलना ही मिलना है हर जगह पे, क्योंकि मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले साल तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले साल ब्याज ही जनरेट नहीं हुआ। दूसरे साल जो पहले साल का ये 300 रुपए ब्याज है, इस पर भी 6% मिलेगा। तो 300 का 6% कितना हो गया? 18 रुपए। ठीक है, तो तीसरे साल 18 रुपए और मिलेगा दूसरे साल। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना यहीं पे। अब आप या तो ये कर लो कि 300 तो मिला ही मिला, साथ में ये 3 3 618 का 6% निकाल लो, तो जो ब्याज मिलेगा यहां पे लिख सकते हो। 618 का 6% ऐसे निकाल सकते हो। ये भी बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, निकाल लोगे आसानी से। लेकिन मैं और अच्छा तरीका जरा समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये 18 रुपए कहां पर मिला है? इस 300 पर ब्याज। तो जब मैं तीसरे साल ब्याज लिखूंगा, तो 300 तो मुझे मूलधन पर मिला। ठीक है, इस वाले 300 पर 18 रुपए मिलेगा ही मिलेगा, जो कि यहां पे मिला, यहां पे भी मिलेगा। इस वाले 300 पर भी 18 रुपए मिलेगा, 300 का 6%। इस 18 पर भी 6% मिलेगा, तो 18 का 6%, 18 छक्का 108 होता है ना। तो 108 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.08। ये 300 300 600 300 900, ये तो एसआई ही है हमारा, जो 900 दिया है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 18 36 54 और 1 55.08। प्रश्न का उत्तर ले लो। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इसको बेसिकली जो गणितज्ञ है वो बोलते हैं ट्री मेथड। लेकिन हमेशा ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने आपको समझाया है, अगर कंसेप्ट ध्यान रखोगे ना, तो बहुत आसानी से काम कर ले जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी राशि को 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए कर्ज देने पर वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजन के आधार पर प्राप्त ब्याज में अंतर 13 रुपए है, तो वह राशि क्या है? जरा समझो, अगर मैं वार्षिक आधार पर पेमेंट करूं, किस आधार पर? वार्षिक आधार पर, और मैं अर्धवार्षिक आधार पर पेमेंट करूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा भाई? वार्षिक आधार पर 20% मुझे रेट देना पड़ेगा, यानी ब्याज कितना होगा? 20% होगा। अर्धवार्षिक दर पे पहले 6 महीने के लिए 10% और अगले 6 महीने के लिए 10% देनी पड़ेगी। इनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100 कितना आ गया? 21% आ गया ना। अर्धवार्षिक पर ब्याज की दर कितनी है? 21। वार्षिक पर कितनी है? 20। कितना डिफरेंस आ रहा ब्याज में? 1% का। यही 1% जो है वो किसके बराबर है? 13 के बराबर। 1% 13 के बराबर। 100% कितने के बराबर हो जाएगा? क्योंकि मूलधन कितना होता है? 100, 1300। अरे समझ गए हो? चलो आगे। किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के समान ब्याज का अंतर 180 है। दोनों स्थितियों में ब्याज की दर कितनी है? 10% रही हो, तो मूल राशि कितनी है? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर मैं वार्षिक की बात करूं तो 10% है, तो ये इतना ही ब्याज मिलेगा। अर्धवार्षिक की बात करूं तो पहले 6 महीने के लिए 5%, अगले 6 महीने के लिए 5%, तो इक्विवेलेंट निकाल लो। 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5/100 कितना हो गया? 10.25। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? ये 10%, ये 10.25%, डिफरेंस कितना? 0.25%। इसकी वैल्यू कितनी है? 180 है।
तो क्या 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। पहले अगर इसमें 4 से गुणा कर दो तो ये 1 बन जाएगा, और फिर 100 से गुणा कर दो, इसका मतलब 400 से गुणा कर दो, तो 400 से इधर भी गुणा कर दो, कितना हो गया 18 चौका 72, और साथ में 3 जीरो, 72,000 आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे। तो ये कुछ बेहतरीन लेवल के प्रश्न थे जिनको हम लोगों ने हल किया है। इनको आप एक दो बार अच्छे से लगाओ, क्योंकि अगली सीरीज हम लोग जो लेके आएंगे उसमें और भी बेहतरीन प्रश्न होंगे। तो टफ लेवल के प्रश्न अब करना शुरू करेंगे, लेकिन कंसेप्ट को मैंने आज की क्लास में रिवाइज करा दिया है पूरा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।